देश के सबसे लोकप्रिय टीवी शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज का दृश्यम हमने खोजा नहीं था, हम वहां एक रहस्य सुलझाने के लिए बुलाया गया था हमें। ये मामला है कर्नाटक के छोटे से कस्बे का। वहां के जंगल में एक पौराणिक खंडहर था। गांव वालों के मुताबिक पिछले कुछ सालों से वहां कुछ अजीब सी हलचल हो रही थी। खौफ की वजह से उधर कोई जाता भी नहीं था। बियावान में पड़े उस खंडहर में हलचल के वक्त के साथ साथ हमने बढ़ते हुए उसे बताया कि लोगों ने आसपास की वहां पर हलचलें बढ़ रही हैं। लोगों ने दृश्यम टीम को फोन किया, वहां बुलाया, टीम वहां गई और पूरे मामले की गहराई से तफ्तीश हुई। जानते हैं सामने क्या आया। तफ्तीश के अंत में सामने था 5000 साल पुराना एक सच जो आज तक दुनिया की नजरों से ओझल था। हैरान थे, परेशान थे, अंजाम से अनजान थे, फिर भी हकीकत से सामना करने को बेताब थे। क्या ये वही आवाज थी? वही हलचल थी जो लोगों ने बताई थी? किस हिस्से से आवाज आई है? काफी तेज आवाज है। आवाज कहां से आई? कभी कभी ऐसा आवाज़ होता है कि जैसे कि पत्थर गिर रहा है, आवाज़ ऐसा आता है। कभी दिन में कभी रात में जैसा वो तेज का आवाज़ आता है, उस टाइम वो ऊपर से पत्थर गिरता है। ये आवाज कहां से आई? किस हिस्से से आवाज आई है? ये काफी तेज आवाज है। आवाज कहां से आई? क्या वाकई इस खंडहर में कुछ अजीब होता है? यहां बड़े बड़े पत्थर हवा में उड़ते हैं, आसमान से आग बरसती है। ऐसा तो संभव ही नहीं है। दावे को गलत साबित करने हम खंडहर पहुंचे, लेकिन इस रहस्यमय आवाज ने सारा खेल पलट दिया। ये आवाज कहां से आई? किस हिस्से से आवाज आई है? जैसे लगा कि एक साथ बहुत कुछ आकर जमीन पर गिरा हो। ये सब शुरू हुआ था एक फोन कॉल से। ये फोन किया था कर्नाटक में उत्तर कन्नड़ जिला के छोटे से कस्बे कारवार में रहने वाले लोगों ने। उन लोगों ने एक खंडहर की जानकारी दी, कुछ चौंका देने वाली बातें बताईं। एक ऐसा खंडहर जो करीब 100 साल पहले धरती से बाहर निकलना शुरू हुआ था और फिर कुछ सालों के बाद वो खंडहर पूरी तरह से धरती के बाहर निकला, लेकिन उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि उसके बारे में सही किसी को कुछ पता ही नहीं। लोगों को यह भी नहीं मालूम कि आखिर वो खंडहर पहले क्या था। वहां के लोगों ने हमें फोन करके बताया कि उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि उस खंडहर वाले इलाके में पत्थरों की बारिश होती है। ऐसा लगता है जैसे हवा में उड़ते हुए पत्थर आते हैं और वहां जमीन से टकराते हैं। ऐसा कभी भी होता है, कभी दिन के वक्त में, कभी रात के वक्त में। यही कारण है कि लोगों ने अब उस इलाके में जाना छोड़ दिया है। लोग उस स्थान से, उस जगह से अब दूर हो चुके हैं। बस उन्होंने हमें इसलिए बुलाया है कि इस रहस्य को हम सुलझा सकें। लेकिन हमें क्या पता था, रहस्य का ये चक्कर हमें पुराणों की एक अनजान दुनिया में ले जाएगा, हमारे दिमाग को चक्कर घिन्नी बना देगा। एक आवाज हमने भी सुनी। आवाज कहां से आई? किस हिस्से से आवाज आई है? ये काफी तेज आवाज है। आवाज कहां से आई?
आवाज का पीछा किया तो अजूबे पत्थर दिखे। एक साथ इतने पत्थर कहां से आए? ये पत्थर गिरने की आवाज थी। लेकिन चमत्कार की उस सुरंग में कुछ और था, कुछ ऐसा जिसने पौराणिक ग्रंथों में एक नया अध्याय जोड़ दिया। बुलावा मिलते ही हम उत्तर कन्नड़ के कारवार इलाके में पहुंचे थे। पहले उस गांव में गए जहां के शख्स ने हमें फोन किया था। मसला यह था कि गांव से कुछ दूर जमीन से एक खंडहर निकला था जिसके इतिहास भूगोल की जानकारी किसी को नहीं थी। वो खंडहर करीब 100 साल पहले जमीन से निकलना शुरू हुआ था, अब पूरी तरह बाहर आ चुका है। लगभग 75 इयर्स पहले वो मंदिर दिखाएगा हमें। 75 ईयर्स पहले हाँ, हाँ तब दिखा। तब दिखा है, हाँ, इसलिए आपका दृश्य देख के मैं कॉल किया आपको। हाँ। वो खंडहर मंदिर था, महल था या किसी राजा का किला था, कोई कुछ नहीं जानता था। यहां तक कि गांव के बुजुर्ग भी इससे अनजान थे। मंदिर के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता है सर। किसी को कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता है। हाँ। उसके हिस्ट्री के बारे में किसी को पता है? किसी को भी नहीं पता है सर। मंदिर के बारे में कोई जानकारी है किसी के पास? किसी को भी जानकारी नहीं है। किसी को नहीं? किसी को नहीं है सर। गांव के जो बुजुर्ग हैं उनको भी नहीं? उनको भी नहीं है। कोई नहीं जानता? कोई नहीं जानता सर। वो सब तो हम पता लगा लेंगे, लेकिन उस खंडहर को लेकर गांव वालों ने जो बताया उसे सुन हम सन्न रह गए। ग्रामीणों ने बेहद अजीब बात बतलाई। कभी दिन में कभी रात में जैसा वो तेज का आवाज़ आता है, जैसा आवाज़ आता है उस टाइम वो ऊपर से पत्थर गिरता है। वो रोज़ रोज़ होता नहीं है, वो पिछले साल में एक दिन हुआ था ऐसा। लोगों के मुताबिक उस खंडहर से पत्थरों के बरसने की आवाज आती है। ऐसा लगता है सैकड़ों पत्थर एक साथ जमीन पर गिर रहे हैं। उस रहस्यमयी आवाज का कोई तय समय नहीं था। देखता हूँ कभी कभी ऐसा आवाज़ होता है कि जैसा कि पत्थर गिर रहा है, आवाज़ ऐसा आता है। कभी कभी होता है, रोज नहीं होता है, लेकिन ऐसा होता है कभी कभी। ये दिन में होता है कि रात में होता है? दिन में भी होता है, रात में भी कभी कभी ऐसा होता है। न चमत्कार का दावा, न कोई पौराणिक कथा। लोगों के पास अगर कुछ था तो वो था उस खंडहर का रहस्य, जिसका खौफ लोगों में इस कदर था कि दिन के उजाले में भी कोई उधर का रुख नहीं करता था। लोग जो कुछ भी बताते हैं और जो कुछ भी कह रहे हैं वो अपने आप में चौंकाने वाला है। कई तरह के सवाल हैं और कई तरह की उलझनें भी। कुछ महीने पहले नागपुर से एनजीओ की एक टीम यहां आई थी। उस खंडहर की जांच करने के लिए कुछ दिन रहे, फिर वापस लौट गए। लेकिन उस टीम का एक सदस्य गांव में ही रुक गया था, जो दिन भर उस खंडहर में घूमता रहता है। पूरी टीम है या एक ही आदमी है? एक आदमी, टीम आया था पहले, लेकिन टीम चले गए, एक आदमी इधर ही रह गया। एक आदमी इधर ही रह गया। इससे कुछ जानकारी मिलने की उम्मीद बंधी, लेकिन वो शख्स अभी गांव में नहीं था, किसी काम से बाहर गया था, कल वापस लौटेगा। वो गांव के लोगों से ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन उम्मीद यही थी कि उसके पास जरूर खंडहर को लेकर कोई सूचना होगी।
मैं बोल रहा था कि पिछले कुछ सालों से कुछ जने आ रहे रिसर्च करने के लिए। इधर एक मंदिर है वो साइड में रिसर्च करने आए हैं नागपुर से। एक बंदा भी उधर घूम रहा है, अभी है नहीं हमारे पास, वो होता तो आपको मिलाता। उधर पूरा घूम रहे हैं उधर मंदिर के साइड में। जरूरत पड़ेगी तो उस शख्स से मिल लेंगे। फिलहाल हमारा रुख खंडहर की ओर था। लोगों की बातों पर हमें भी विश्वास नहीं था। पत्थर हवा में कैसे उड़ सकते हैं? आसमान से आग कैसे बरस सकती है? हमें तो कुछ और ही शक था। पता नहीं ये दावा झूठा है या फिर ये कैसी कहानी है जिसे लेकर लोग बार बार कह रहे हैं कि वहाँ रात के वक्त में अचानक ही आवाज़ सुनाई पड़ती है, कभी दिन के वक्त में अचानक आवाज़ सुनाई पड़ती है। पहली बार में सुनकर यकीन तो नहीं होता है। ऐसा भी हो सकता है कि लोगों को लगता हो कि अगर ये टीवी पर चले तो जगह बहुत मशहूर हो जाएगी। पता नहीं लोगों के मन में क्या है, क्या किसी ने सुना है, किसी ने देखा है, जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं वो सच है। ये सब कुछ वहाँ पहुँचकर ही पता चल पाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। न कोई पौराणिक कथा, न कोई दावा, केवल एक रहस्य और खंडहर का पता। ऐसा हमारा पहला अनुभव था। हम तो ये भी नहीं जानते कि वो खंडहर मंदिर है या महल, किला है या कोई पौराणिक नगर। क्या ऐसा हो सकता है कि पत्थरों की बारिश होती हो? और अगर ऐसा होता है तो वो कैसे संभव है? आसपास कोई पहाड़ नहीं है, जंगल के बीच का हिस्सा है, पास से एक छोटी सी नदी बहती है, तो फिर ये पत्थर वहाँ कहाँ से आते हैं? अगले कुछ पलों में वो खंडहर हमारे सामने था। सामने का नजारा अद्भुत था। चारों तरफ बियाबान जंगल और जंगल के बीच में एक पौराणिक खंडहर। फिलहाल जो हमें दिख रहा था यह किसी शिव मंदिर का अवशेष था। शिवलिंग, नंदी, गर्भगृह सब कुछ थे। पीछे से वो पूरा हिस्सा आपको टूटा हुआ दिखेगा। आगे से सिर्फ ये जो दरवाज़ा है वो बचा हुआ है, बाकी हिस्से ढह गए हैं। और ठीक बाहर भगवान गणेश की एक मूर्ति रखी है और एक बहुत छोटी सी मूर्ति और है, ये भी भगवान गणेश की ही मूर्ति है। ये जितनी मूर्तियां हैं ये सब भी ज़मीन से ही निकली है अपने आप। यहां एक नहीं कई खंडहर थे, जिनमें से कुछ मंदिर लग रहे थे तो कुछ महल नुमा थे। जगह थोड़ी अजीब थी। किसी खंडहर में लकड़ी का इस्तेमाल नहीं था, सभी जगह पत्थर लगे थे। यानी ये 2000 साल से भी पुराना अवशेष था। ये मंदिर है, ये मंदिर के बिल्कुल आगे का हिस्सा है। ये
फ्रंट साइड है और ये किसी समय में गर्भगृह रहा होगा, ऐसा लोग मानते हैं। कहते हैं कि यहीं गर्भगृह रहा होगा, यहीं भगवान शिव स्थापित रहे होंगे, यहीं ब्रह्मा स्थापित रहे होंगे। लेकिन अब ये आगे से बिल्कुल टूट गया है और धीरे धीरे ये जो आप मंदिर का हिस्सा देख रहे हैं, ये नीचे की तरफ ही चलता चला जा रहा है, टूटता जा रहा है। एक खंडहर के नीचे सुरंगनुमा जगह थी। एक की दीवार पर कई सारी प्रतिमाओं को उकेरा गया था। देवी देवताओं के साथ कुछ कलात्मक मूर्तियां भी थीं। इस जगह को लेकर ना तो किसी के पास कोई जानकारी है और ना ही किसी को इसका इतिहास मालूम है। बस लोग यही कह रहे हैं कि यह मंदिर धीरे धीरे बाहर निकलता जा रहा है और अब ये पूरा एक हिस्सा दिखने लगा है मंदिर का और पूरा मंदिर अब लोगों को नजर आता है। इतना तो समझ में आ गया था, ये कोई प्राचीन नगर या किसी बहुत बड़े मंदिर का अवशेष था। प्राचीन काल में यह जरूर कोई सिद्ध जगह रही होगी। यहां भगवान शिव के साथ ब्रह्मदेव से जुड़ी निशानियां भी थीं। सबसे कोने में, सबसे किनारे जो मूर्ति बनी हुई है वो मूर्ति ब्रह्मा जी की मूर्ति है और ब्रह्मा जी के जो बाकी दो सर हैं वो टूटे हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ से वो टूट गया है, लेकिन हाथ में कमल का फूल है और दोनों तरफ आपको कमल के फूल दिखेंगे जो बहुत ही पुराने स्टाइल में बना हुआ है। चूंकि मूर्ति बहुत पुरानी है, किसी को सही इसके बारे में अंदाजा नहीं है और ये मूर्ति भी कहीं ना कहीं से ये खंडित है। नीचे वाले हिस्से से खंडित है, आगे वाले हिस्से से भी ये खंडित है। आज देश में ब्रह्मदेव के मंदिर बहुत कम हैं। शायद यहां ब्रह्मा से जुड़ी साधना होती थी। इस खंडहर का दायरा बहुत बड़ा था। आसपास के खेतों में भी मूर्तियों के अवशेष बिखरे थे। कुछ तो कहानी रही होगी, पता तो लगाना ही होगा। इस मंदिर में जितने पत्थर हैं उतने ही देवी देवता यहाँ रहते हैं। भगवान शिव सबसे प्रमुख हैं, ब्रह्मा भी प्रमुख हैं, लेकिन इसमें जितने पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है उतने ही देवी और देवता इस मंदिर में निवास करते हैं, इस मंदिर में रहते हैं। ये आवाज कहाँ से आई? ये आवाज कैसी थी? कहां से आ रही थी? ये काफी तेज आवाज है। आवाज कहाँ से आई? किस हिस्से से आवाज आई है? ऐसा लग रहा था मानो सैकड़ों पत्थर एक साथ बरस रहे थे। क्या लोग इसी की बात कर रहे थे? लेकिन ये ध्वनि आखिर थी किसकी? अचानक ही इतनी तेज आवाज आई। जैसे ही हम ब्रह्मा जी की प्रतिमा के पास पहुंचे, एक झटका लगा। वहां कई सारे पत्थर बिखरे पड़े थे, ढेर सारे, छोटे बड़े हर साइज के। एक साथ इतने पत्थर कहां से आए? ये पत्थर गिरने की आवाज थी या कोई और आवाज थी? आसपास में ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि कोई और आवाज रही होगी। आसपास देखा, सब कुछ पहले जैसा था, सिवाय ब्रह्मा जी की प्रतिमा के पास। एक साथ इतने पत्थर कहां से आए? ये पत्थर गिरने की आवाज थी या कोई और आवाज थी?
कुछ देर पहले हमने इसी जगह पर लंबा वक्त बिताया था। यहाँ की जमीन पर घास पात के सिवाय कुछ नहीं था। आवाज कहां से आई? किस हिस्से से आवाज आई है? पहले पत्थरों के बरसने की आवाज सुनाई दी। आवाज कहां से आई? किस हिस्से से आवाज आई है? ये काफी तेज आवाज है। आवाज कहां से आई? फिर ये सब देखने को मिला। इससे भी बड़ा झटका अभी आगे लगने वाला था। पत्थर आग की तरह धधक रहे थे। हाथ से पकड़ना भी मुश्किल था। आखिर ये सब क्या था? सवालों के हथौड़े सिर में बज रहे थे। ये पत्थर आए कहां से? आए तो आए, ये आग की तरह जल क्यों रहे थे? एक बार पानी देना। ये देखिए, इस पत्थर के ऊपर जैसे ही हम पानी छिड़क रहे हैं वैसे ही ये पानी सूख जा रहा है। ये इस बात का प्रमाण है कि ये पत्थर कितना ज़्यादा गर्म है। कितना ज़्यादा गर्म है ये पत्थर। पहले की तरह ही हो जाएगा। इतना ज़्यादा गर्म है, ये पूरा सूख गया है। ये सब क्या हो रहा था? क्यों हो रहा था? कैसे हो रहा था? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पीछे वाले हिस्से में चलकर देखते हैं। इधर देखते हैं। खंडहर के पास ही आग जलने के निशान मिले। यहाँ आग किसने लगाई है? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे आग जलाई गई थी। अब पता नहीं यहाँ आग किसने लगाई इस जंगल में। जंगल का ये वो हिस्सा है जिस हिस्से में लोगों का आना जाना ना के बराबर है। मंदिर यहाँ भले ही ये एक पुराना मंदिर है, लेकिन लोग यहाँ अभी भी नहीं आते जाते हैं। फिर सवाल ये कि आग किसने लगाई? और भी जगह तो नहीं है। आग जलने के ये निशान और उन गर्म पत्थरों में क्या आपस में कोई नाता था? क्या इस खंडहर को किसी साजिश का हिस्सा बनाया जा रहा था? क्या मामला कुछ और था? ये हमारा शक था, लेकिन तस्वीर इससे थोड़ी अलग थी। पत्थर बेहद गर्म थे, हाथ से उठाना मुश्किल था। लेकिन जलने के ये निशान और जली हुई लकड़ियां ठंडी थीं। यहां लपटें उठी तो थीं, लेकिन कई घंटे पहले। हालांकि सब बुझ चुका है, लेकिन सवाल यह है कि यह आग किसने लगाई थी? ये बहुत पुराना भी नहीं है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले यहाँ आग लगाई गई थी। ये आग किसने लगाई होगी? साजिश के शक का दायरा बढ़ता जा रहा था। सुराग की तलाश में हम खंडहर की खाक छान रहे थे। एक खंडहर की सुरंग में घुस गए। सोचा था यहां कुछ मिल जाएगा,
लेकिन यहां भी खाली हाथ रहे। दिमाग उलझता जा रहा था। शाम ढलने वाली थी। फिलहाल हम गांव वापस जा रहे थे। हम वापस गांव की तरफ आ गए हैं। रात भर हम इंतज़ार करेंगे और कल सुबह फिर से देखेंगे कि ये पूरा माजरा क्या है। क्या जो कुछ कहा जा रहा है या जो कुछ आज मैंने देखा, क्या वो सब वाकई में उतना ही चौंकाने वाला है जितना चौंकाने वाला वो अभी समझ में आ रहा है या दिख रहा है। इसके लिए हमें आज रात भर यहीं गांव में कहीं रुकना होगा। गांव के एक घर में आसरा मिला, जहां शरीर तो आराम कर रहा था लेकिन दिमाग अशांत था। दिन में जो दिखा था वो क्या था, उसकी हकीकत कैसे सामने आएगी, यही सब चल रहा था। तभी एक गांव वाले की बात याद आई। मैं बोल रहा था कि पिछले कुछ सालों से कुछ जने आ रहे रिसर्च करने के लिए। इधर एक मंदिर है, वो साइड में रिसर्च करने आए हैं। नागपुर से एक टीम आया था पहले, लेकिन टीम चले गए, एक आदमी इधर ही रह गया। एक आदमी इधर ही रह गया। सुबह होते ही हम नागपुर के उस शोधकर्ता के घर पहुंचे जो लंबे समय से उस मंदिर पर रिसर्च कर रहे थे। हमने जल्दी से पूरी घटना बताई। वो बस मुस्कुराते हुए हमें देखते रहे। हम चुप हुए। फिर इस शख्स ने बताना शुरू किया। उसके एक एक शब्द के साथ हमारे चेहरे के भाव बदलते चले गए। उस खंडहर से जुड़ी कहानी ही कुछ ऐसी थी। वो शिवा का मंदिर है ना सर? हाँ, शिवा का मंदिर। वहीं पर एक कहानी मेरे को पता है सर। एक कहानी आपको भी पता है? मेरे को पता है। लोग तो यहाँ कई तरह की कहानी उसके बारे में बताते वो हैं। अलग अलग एक एक बोलता है रहता है सर। हाँ। मेरे को एक पता है सर, वो आपको सुनता है सर। ये उस समय की बात है जब महाभारत युद्ध खत्म हो चुका था। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा पांडवों से बदला लेने के लिए तड़प रहा था। पांडवों का वंश खत्म करने के मकसद से अश्वत्थामा ने उस समय के सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र ब्रह्मशिरा का वार किया, जिसके निशाने पर थी अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा। अर्जुन ने भी ब्रह्मशिरा से जवाबी वार किया। महर्षि वेदव्यास के कहने पर अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा करने में नाकाम रहा। फिर श्री कृष्ण ने ब्रह्मशिरा से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। पुराणों पर खोज करने वाले इस शख्स के मुताबिक अश्वत्थामा ने जहां तपस्या करके ब्रह्मशिरा की वो अमोघ शक्ति हासिल की थी, पौराणिक समय में वो जगह वही खंडहर था। अश्वत्थामा ने तपस्या की थी वहां? हाँ सर, अश्वत्थामा तपस करके हाँ। वहीं पे मिल गया था सर। ब्रह्मशिरा तपस में मिल गया सर। तपस्या करने के बाद अश्वत्थामा को वहां ब्रह्मशिरा अस्त्र मिला। हाँ सर करेक्ट है सर। ब्रह्मशिरा अस्त्र मिला था? ब्रह्मशिरा अस्त्र मिला है सर अश्वत्थामा को? हाँ सर। उसी जगह पर? हाँ उसी जगह पर सर। ये कहानी आपको नहीं पता था ना सर? उसी जगह पर में अश्वत्थामा को ब्रह्मशिरा अस्त्र मिला? हाँ सर, वही जगह में बैठ के तपस करके, बाद में तपस करके जब वो तपस्या खत्म हुई, हाँ खत्म हुए बाद ब्रह्मशिरा अस्त्र मिला सर। महाभारत के सौप्तिक पर्व के अध्याय 14 में इस घटना का जिक्र मिलता है, जब द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने अपनी दिव्य शक्ति से एक तिनके पर ब्रह्मशिरा का आह्वान किया था। श्लोक कुछ ऐसा है, ततः कुशाग्रम गृहीत्वा तु मंत्रयुक्तम महाबलः ब्रह्मशिरोस्त्रम संदधे द्रोणपुत्रो महारथः। जिस ब्रह्मशिरा अस्त्र की बात की जा रही है, असल में उस ब्रह्मशिरा अस्त्र को ब्रह्मा जी ने ही बनाया था, जिसकी ताकत ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज्यादा थी। और
ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मशिरा अस्त्र के नोक पर जो 4 शीश लगे हुए थे वो ब्रह्मा जी के ही शीश थे। और ऐसा भी कहते हैं कि जैसा कि इन्होंने बताया कि जब अश्वत्थामा ने इस ईश्वरा महादेव मंदिर के पास अपनी तपस्या शुरू की और जब उनकी तपस्या खत्म हुई उसके बाद ब्रह्मशिरा अस्त्र उन्हें इसी स्थान पर मिला था, इसी जगह पर मिला था, जैसा कि आपने बताया। इस शख्स के मुताबिक वो खंडहर प्राचीन साधना स्थली का एक छोटा हिस्सा था जो करीब 30 किलोमीटर के दायरे में फैला था। उसका सबसे अहम एक हिस्सा उस अवशेष से दूर समुद्र किनारे था। हमारा अगला पड़ाव वही अहम हिस्सा था। समय के अभाव में उस शोधकर्ता ने अभी वहां कोई पड़ताल नहीं की थी। ब्रह्मशिरा की कहानी ने थोड़ा चौंका दिया था। आमतौर पर ब्रह्मास्त्र को सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है, लेकिन ब्रह्मशिरा की शक्ति ब्रह्मास्त्र से भी कई गुना ज्यादा थी। ब्रह्मास्त्र पर एक ब्रह्ममुख होता था, लेकिन ब्रह्मशिरा पर 4 मुख होते थे। ऐसे में ब्रह्मशिरा अस्त्र ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था। ये केवल भीष्म, द्रोणाचार्य, अर्जुन, कर्ण और अश्वत्थामा के पास था। इसके एक बार से तबाही आ जाती थी। बड़े बड़े पत्थर बरसते थे, आसमान में आग के गोले बन जाते थे। लेकिन हमने जो आवाज सुनी थी, जो गर्म पत्थर मिले थे और हमारे सामने जो अगला पड़ाव दिख रहा था, इनका उस कहानी से क्या नाता था, ये अभी भी समझ से बाहर था। आखिर वो खोजकर्ता क्या कहना चाहता था? क्या आज भी ब्रह्मशिरा का असर इस इलाके में है? ब्रह्मदेव की प्रतिमा के पास तपते पत्थरों का ढेर, वो आवाज, आग जलने के निशान, सब ब्रह्मशिरा की शक्तियों की वजह से था। उस शख्स ने यही बताया कि जिस खोज में आप हैं, उस खोज की अगली कड़ी यहीं जाकर जुड़ती है, इसी मंदिर के पास आकर जुड़ती है। वो कैसे जुड़ेगी ये हमें भी नहीं पता, लेकिन समुद्र के किनारे बने इस महादेव मंदिर को लेकर यह बताया गया कि यहाँ जो भगवान शिव हैं, वो खुद के यहाँ होने के प्रमाण हर साल देते हैं और ये बताते हैं कि ये पूरा का पूरा जो इलाका है, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, वो भगवान शिव का है, वो ब्रह्मा का है। वो कैसे, वह मंदिर चलकर देखते हैं। आओ। ये भी पहले खंडहर था, लोगों ने इसे संवार दिया। महादेव के इस धाम की अपनी अलग खासियत है। बताते हैं इस शिवलिंग की लंबाई साल दर साल बढ़ती जा रही है, इतनी कि छत की ऊंचाई बढ़ानी पड़ गई। ये स्वयंभू शिवलिंग है, स्वयंभू महादेव है और धीरे धीरे ये शिवलिंग बढ़ता चला जा रहा है। कहते हैं कि यहाँ जो पहले खंडहर हुआ करता था, उसकी ऊंचाई यहाँ तक थी, इतनी थी इसकी ऊंचाई। लेकिन जब शिवलिंग की लंबाई बढ़ने लगी तो उस खंडहर को हटाकर आसपास के लोगों ने जब समुद्र किनारे इस मंदिर को देखा तो उस खंडहर को हटाकर एक बड़ा मंदिर बनाया। आखिर इस ठिकाने का उस कहानी से, उस खंडहर से क्या नाता हो सकता है? मंदिर के बगल में एक पहाड़ी थी। दरअसल यहाँ का खंडहर इसी पहाड़ी पर था। परेशानी से बचने के लिए लोगों ने नीचे समतल जमीन पर मंदिर बना दिया।
अभी भी कुछ अवशेष इस पहाड़ी पर बिखरे पड़े मिल जाएंगे। वो जो एक खंडहर सा आपको दिखता है, जो मंदिर है ईश्वरा महादेव, वैसे न जाने कितने सारे मंदिर इस पहाड़ के ऊपर हैं जो अब दिखने बंद हो गए हैं, लेकिन उसकी कुछ कुछ निशानियां आज की तारीख में भी दिखती है। सवाल यह है कि क्या वो मूर्तियां, वो निशानियां अभी भी दिख सकती है इस पहाड़ के ऊपर। वो खोजकर्ता यहां आने वाला था, उससे पहले हम आ गए थे। हालांकि उस खोजकर्ता की नागपुर वाली टीम को यहां कुछ नहीं मिला था। हम भी खाली हाथ थे, तभी कुछ दिखा। ये क्या है? ये कपड़े का एक टुकड़ा, बेहद गंदा, बहुत पुराना लगता है, सालों से यहां दबा पड़ा था। ये क्या लिखा है? ये तो इतना पुराना दिख रहा है। अतः आका, एक बार देखना जरा, एक बार देखना जरा, ये क्या लिखा हुआ है? आसपास में और तो कुछ है भी नहीं। इस पर कुछ लिखा था, लेकिन क्या? अक्षर धुंधले पड़ चुके थे, साफ दिख नहीं रहा था, पढ़ना मुश्किल था। अतः आका, इतना पुराना लग रहा है, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ तो है। एक बार देखना जरा, ये क्या लिखा हुआ है? कुछ समझ में आ रहा है? अतः कपड़ा पौराणिक समय का नहीं था, नया भी नहीं था, लेकिन हमें इस पर लिखे शब्दों को पढ़ने की उत्सुकता थी। अतः आका अग्नि, और तो नहीं है कुछ। हमने आसपास देखा, शायद कुछ और मिल जाए, लेकिन इस कपड़े के सिवाय यहां कुछ नहीं था। कुछ और है भी नहीं। नहीं, इस तरफ भी नहीं है। हम समुद्र के किनारे ही खड़े हैं, क्यों ना एक बार इसको धोकर देखें कि आखिर इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। एक बार इसे धुल कर देखते हैं कि क्या लिखा है, क्या कुछ समझ में आता है या नहीं। समुद्र में उस कपड़े को धोया, अब सब साफ दिख रहा था, पढ़ना आसान था। जो मैं पढ़ पा रहा हूं वो लिखा है अतः आकाशात अग्नि वर्षिता, मतलब कि आसमान से अग्नि की वर्षा हुई। इसका यही मतलब हुआ, अतः आकाशात अग्नि वर्षित। कपड़े पर लिखा था अतः आकाशत अग्नि वर्षितः। इसका मतलब यह है कि तो आसमान से आग बरसने लगी। ये किसने लिखा था, क्यों लिखा था, और ये कपड़ा यहां क्यों पड़ा था? क्या ये मंदिर के अवशेष में था या किसी ने यहां लिख के छोड़ दिया था? आसमान से आग बरसने लगी, ये किसके लिए लिखा था? क्या इसका नाता अश्वत्थामा के ब्रह्मशिरा से था? हमें मिलने वाले गर्म पत्थरों से था। ये पत्थर कितना ज्यादा गर्म है।
हवा में उड़ने वाले पत्थरों की कहानी इस मोड़ पर खत्म होगी, इसका हमें थोड़ा भी अंदाजा नहीं था। अतः आकाशात अग्नि वर्षिता, मतलब आसमान से अग्नि की बारिश हुई। कई बार पढ़ा, बार बार दिमाग महाभारत की उस अनजान कथा की ओर ही जा रहा था। इस मंदिर का पता बताते वक्त शोधकर्ता ने भी कुछ यही अनुमान लगाया था कि दोनों जगहों में कुछ तो नाता है। ये जगह से और एक समुद्र किनारे के पास एक शिव का मंदिर है सर। समुद्र के किनारे किनारे के पास एक मंदिर है सर। हाँ। वो टेम्पल को, ये टेम्पल को कोई को कुछ तो कनेक्शन है सर। वो इस मेरे को पता नहीं सर, चूर पता नहीं। दरअसल ये पूरा मामला अभी रिसर्च के दौर से गुजर रहा है। इसे पूरी तरह जानने और समझने में अभी कई साल लग जाएंगे। जो पत्थर हमें मिले थे वो मंदिर के किसी हिस्से से गिरे थे या कहीं और से। एक साथ इतने पत्थर कहां से आए? ये पत्थर गिरने की आवाज थी। उनके गर्म होने का कारण कोई खास भौगोलिक परिस्थिति थी या कुछ और? इन सारे सवालों के जवाब हो सकता है मिले या ना भी मिले। तब तक ये खंडहर और इससे जुड़ी कहानी का दृश्य लोगों को चौंकाता रहेगा। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम